आज हम देखने वाले हैं आर्किटेक्चर जेवीएम का। ठीक है, जेवीएम का आर्किटेक्चर क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज जेवीएम? ठीक है, अ जावा वर्चुअल मशीन इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड इंजन नेसेसरी फॉर रनिंग जावा बाइटकोड एप्लीकेशंस. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग बाइटकोड एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग द कोड एंड देन रनिंग इट. ठीक है, बेसिकली क्या है, ये जावा वर्चुअल मशीन एक तरह से रन टाइम इंजन है जो कि जावा एप्लीकेशन को रन करवाता है. ठीक है, देखिए आप सभी को पता है कि जो भी प्रोग्रामर सोर्स कोड लिखता है वह मशीन कोड में कन्वर्ट होता है. बट जावा में है जो सोर्स कोड है वो पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, देन वह मशीन कोड में कन्वर्ट होगा. ठीक है, जावा है जो दोनों पर डिपेंड करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर पे. कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, देन इंटरप्रेटर है जो वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. ठीक है, अब नीचे क्या है, JVM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग ए फाइल दैट हैज बीन रिटन एंड कंपाइल्ड इनटू डॉट क्लास फाइल. ठीक है, JVM रिस्पॉन्सिबल होता है कि लोड करने के लिए फाइल को जो कि कंपाइल हुई हो डॉट क्लास फाइल में. एग्जीक्यूशन ऑफ क्लास फाइल इज परफॉर्म्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर बाय डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ जावा. ये हम देखने वाले हैं जो स्टेप वाइज मैनर कैसे कैसे डिफरेंट टास्क परफॉर्म होते हैं जब वाइल एग्जीक्यूशन डॉट क्लास फाइल में, वो हम आगे देखेंगे. सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि डॉट फाइल क्लास कैसे क्रिएट होती है जब भी एक सोर्स फाइल कंपाइल होती है. ठीक है, सबसे पहले मैं देखिए, सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करा है JVM नाम से. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं नोट डॉट क्लास फाइल क्रिएट करके बताऊंगा कि डॉट क्लास फाइल कैसे क्रिएट होती है एक एग्जांपल के साथ. ठीक है, एक कोड करके. देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने फ़ोल्डर क्रिएट करा है JVM नाम से. ठीक है, JVM नाम से क्रिएट कर दिया. उसके बाद हम एक नोटपैड ओपन करेंगे. ठीक है, नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पर एक सिंपल सा कोड लिखेंगे, एक प्रिंट करवाएंगे एक स्टेटमेंट. ठीक है, क्लास बनाई है मैंने मी नाम से. उसके बाद एक ठीक है, यहाँ पर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दी है. मैं इसको सेव कर दूंगा. मी मी नाम रख रहा हूँ मैं इसका, और डॉट जावा एक्सटेंशन से मैंने इसको एक सोर्स फाइल है जो जावा की वो क्रिएट कर ली. ठीक है, अब इसको हम कंपाइल करेंगे CMD से. ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में हम गए. ये मेरी सी यूज़र, ये देखिए मेरी सी यूज़र आ रही है. ये क्या नाम है, डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी और लोकेशन इसकी आ रही है. उसमें हम लोकेशन के बाद हम क्या करेंगे, ये जो फ़ोल्डर है हमारा, फ़ोल्डर को ओपन करेंगे. ठीक है, तो नाम क्या था फ़ोल्डर का, देखिए हम फ़ोल्डर में आ चुके हैं. फ़ोल्डर में आने के बाद क्या करना है, जो सोर्स फाइल मैंने क्रिएट करी है जिस नाम से, उसको मैंने कंपाइल करना है, तो वही नाम डालना है. ये कंपाइल करने की कमांड है मी नाम उसका आ गया सोर्स फाइल का, और डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ. ये देखिए ये कंपाइल हो चुकी है विदाउट एनी एरर. देखिए जैसे ही कंपाइल हुई है, सेम जो सोर्स फाइल की क्लास का नाम था, सेम उसके नाम से एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो चुकी है. आप पढ़ भी सकते हैं, आप टाइप क्लास फाइल. ठीक है, अभी क्रिएट हुई है. देखिए मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ कैसे इसमें क्या. ये देखिए ये बाइट कोड में लिखा है, कैसे लिखा हुआ है देखिए, देख रहे हैं आप सारा. ये बाइट कोड है, डॉट क्लास फाइल इसकी क्रिएट हो चुकी है. ठीक है,
क्रिएट होने के बाद अब देखिए जावा नाम लिखना है और मी। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करा है प्रोग्राम को, और ये आपकी जो है स्टेटमेंट प्रिंट हो गई इसमें। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि डॉट क्लास फाइल कैसे क्रिएट होती है। जब भी हम एक सोर्स फाइल को कंपाइल करते हैं तो उसी के सेम नाम से एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है जो बाइट कोड में होती है। ठीक है, जैसे आपने देख ही लिया है। गाइस, मैंने जेवीएम के बारे में आप लोगों ने देख लिया है कि जेवीएम क्या होता है। अब हम देखेंगे इसके आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, आर्किटेक्चर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्लास लोडर सबसिस्टम, देन रन टाइम डेटा एरियाज, उसके बाद एग्जीक्यूशन इंजन आता है। ठीक है, क्लास लोडर सबसिस्टम क्या है? क्लास लोडर सबसिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द डायनेमिक क्लास लोडिंग फंक्शन ऑफ जावा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन कंपाइल डॉट क्लास फाइल। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, क्लास लोडर का काम क्या है? देखिए, क्लास लोडर मेमोरी लोकेट करवाता है। ठीक है, जो भी डॉट क्लास फाइल होती है उनको मेमोरी एलोकेट करवाता है। ठीक है, अब डॉट क्लास फाइल क्या होती है? डॉट क्लास फाइल, जब भी आप एक सोर्स फाइल को कंपाइल करते हैं तो डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है सेम क्लास के नाम से। ठीक है, जिसको मैंने एक बार क्रिएट भी करके दिखाया हुआ है, पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि डॉट क्लास फाइल कब क्रिएट होती है। ठीक है, तो डॉट क्लास फाइल रिस्पॉन्सिबल है क्लास फाइल को लोडिंग करवाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि क्लास लोडर के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन प्रोसेस, वो कैसे करता है। ठीक है सर, सबसे पहले लोडिंग। द लोडिंग सेक्शन ऑफ क्लास लोडर सबसिस्टम कंसिस्ट 3 डिफरेंट लोडर। ठीक है, जो क्लास लोडर के सबसे पहला सेक्शन है लोडिंग, वो भी 3 तरह से होती है। ठीक है, सबसे पहले एक्सटेंशन क्लास लोडर आएगा, फिर बूटस्ट्रैप क्लास लोडर और उसके बाद एप्लीकेशन क्लास लोडर। ठीक है, सो एक्सटेंशन क्लास लोडर क्या है? जितनी भी एक्सटेंशन फाइल होती है उन्हें लोड करवाता है। ठीक है, GRE LIB फोल्डर के अंदर जितनी भी एक्सटेंशन फाइल होती है उन्हें लोड करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक्सटेंशन क्लास लोडर की, सिंपली। उसके बाद आता है बूटस्ट्रैप। ठीक है, टिपिकली बूटस्ट्रैप क्या करता है? RT.jar क्लासेस है। ठीक है, RT.jar फाइल जिसके अंदर लैंग पैकेज, यूटिल पैकेज और जितने भी पैकेज है जावा के अंदर, उनकी फाइल को कंटेन करता है, सिंपली। ठीक है, उनकी फाइल को कंटेन करता है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। उसके बाद आता है एप्लीकेशन क्लास लोडर। देखिए, एप्लीकेशन क्लास लोडर क्या है? जो कि यूज़र के द्वारा सेट किया गया पाथ। ठीक है, डॉट क्लास फाइल को लोड कराता है मेमोरी में, सिंपली। तो ये आपके 3 हो गए हैं लोडिंग के। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, लिंकिंग। लिंकिंग क्या है? लिंकिंग के देखेंगे लोडिंग। लोडिंग सेक्शन क्या है क्लास लोडर सब सिस्टम के अंदर? ये भी 3 स्टेप्स में है। ठीक है, इसमें क्या है? वेरिफिकेशन, प्रिपरेशन और रिजॉल्विंग होती है। सबसे पहले देखेंगे वेरिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, the linking bytecode verify make sure if the correct bytecode is being used. The verifier issues an error message if the कोड फेल वेरिफिकेशंस। ठीक है, वेरिफिकेशन का क्या काम है? कि बाइट कोड को वेरीफाई करना है कि करेक्ट बाइट कोड है कि नहीं यूज़ हो रहा है। अगर नहीं यूज़ हो रहा है तो क्या है? एक मैसेज थ्रो करना है, एक एरर थ्रो करना है। ठीक है, अगर कोई इशू दिख रहा है। ठीक है, अगर मान लो कोई डॉट क्लास फाइल को चेंज करवाता है तो चेंज नहीं होता है और एरर थ्रो होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर वो डॉट क्लास फाइल को कोई चेंज करवाता है तो वो चेंज नहीं होगी और एक एरर मैसेज थ्रो होगा। उसके बाद आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या है? दिस component is responsible for memory allocation and assigning default value to static value। इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एलोकेट करना है और असाइन करना है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को स्टैटिक वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, देखिए जितने भी वेरिएबल होते हैं उन्हें मेमोरी एलोकेट करवाता है। जैसे इंट डिफाइन करा हमने तो यह उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रोवाइड कर देगा, सिंपली। प्रिपरेशन का ये काम है। नेक्स्ट आता है रिजॉल्विंग। रिजॉल्विंग क्या है? इट रिप्लेस सिंबॉलिक रेफरेंस विद ओरिजिनल मेथड एरिया। ये क्या करता है? रिप्लेस कर देता है सिंबल्स को, ठीक है, उनके ओरिजिनल मेथड एरिया से, सिंपली। ठीक है, इसमें क्या है?
कोई भी सिंबल होते हैं उन्हें ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस कर देना या कर देता है। सिंपली रिजॉल्व का इतना ही काम है। अब नेक्स्ट आता है इनिशियलाइजेशन। अब देखिए दोनों में तो क्या तीन तीन स्टेप है, इनिशियलाइजेशन में नहीं है। इनिशियलाइजेशन में क्या दी सेक्शन ऑफ क्लास लोडर डेजिग्नेटेड ओरिजिनल वैल्यू to all static value Java static block code is executed in initialization phase। इनिशियलाइजेशन का क्या काम है? स्टैटिक मेंबर की डिफरेंट वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस करना। ठीक है, स्टैटिक मेंबर की डिफरेंट वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस करना और स्टैटिक ब्लॉक को टॉप टू बॉटम इनिशियलाइज करता है। सिंपली इनिशियलाइजेशन का इतना ही काम। अब क्या है, आपका क्लास लोडर जो सब सिस्टम, उसका काम खत्म। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है। ये देखेंगे रन टाइम डेटा एरिया। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? मेथड एरिया, हीप एरिया, स्टैक एरिया, पीसी रजिस्टर और नेटिव मेथड स्टैक। तो सबसे पहले देखेंगे मेथड एरिया क्या होता है। ठीक है, मेथड एरिया इट शेयर्ड रिसोर्सेज ऑफ द जेवीएम दैट स्टोर्स क्लास लेवल डेटा। एक्चुअली में मेथड एरिया को क्लास एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब मेथड एरिया होता क्या है? मेथड एरिया के अंदर क्लास लेवल का डेटा स्टोर होता है। ठीक है, क्लास का नेम, पेरेंट क्लास, ठीक है, वेरिएबल नेम और कंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है किसके अंदर? मेथड एरिया के अंदर। ठीक है, और इट स्टोर प्री क्लास स्ट्रक्चर जिसको जिसका एग्जांपल है रन टाइम कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्लास लेवल और स्टैटिक वेरिएबल इसमें स्टोर होते हैं मेथड एरिया के अंदर, जिसको हम क्लास एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हीप एरिया। इट स्टोर ऑल ऑब्जेक्ट अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव एरे एंड वेरिएबल। ठीक है, हीप एरिया के अंदर क्लास के ऑब्जेक्ट को हीप एरिया के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है ना, क्लास के ऑब्जेक्ट को हीप एरिया के अंदर स्टोर करते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं, एरे, इंस्टांस, वेरिएबल स्टोर होते हैं किसके अंदर? हीप एरिया के अंदर। ठीक है, इन अ सिंपली फॉर्म अगर मैं बताऊं आपको, तो हीप एरिया के अंदर क्लास के ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं, एरे, इंस्टांस, वेरिएबल स्टोर होते हैं। ठीक है, किसके अंदर? हीप एरिया के अंदर। अब नेक्स्ट आता है स्टैक एरिया। स्टैक एरिया में क्या है? सेपरेट runtime stack are created for individual threads. When a new method is initiated, a new entry is made into a स्टैक फ्रेम और मेमोरी। ठीक है, डायग्राम तो है नहीं इसमें, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टैक का जो डायग्राम है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है, जिसमें एक जिसमें एक ऑर्डर में एलिमेंट पास होते हैं। ठीक है ना, वो ऑर्डर कोई सा भी हो सकता है, लीफो या फिलो के फॉर्म में, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है ना, वो स्टैक हो गया। स्टैक भी फर्दर डिवाइड कर रखा है इसमें किसमें? तीन फॉर्म में, लोकल वेरिएबल एरे, ऑपरेंड स्टैक और फ्रेम डेटा स्टैक के अंदर। ठीक है, बट स्टैक होता क्या है? स्टैक क्या है? लोकल वेरिएबल और करंट रनिंग मेथड स्टोर होते हैं किसके अंदर? स्टैक के अंदर। लोकल वेरिएबल और करंट रनिंग मेथड स्टोर होते हैं किसके अंदर? स्टैक के अंदर। ये मेथड और वेरिएबल को स्टोर करवाता है। ठीक है, स्टैक। अब नेक्स्ट आ जाएगा पीसी रजिस्टर। पीसी रजिस्टर क्या होता है? इंडिविजुअल थ्रेड आर असाइंड देयर डेजिग्नेटेड पीसी रजिस्टर टू एबल टू स्टोर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन एड्रेस। आफ्टर एग्जीक्यूशन द पीसी रजिस्टर मूव ऑन टू अनदर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बेसिकली पीसी रजिस्टर होता क्या है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ। पीसी रजिस्टर की फुल फॉर्म है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ठीक है, ये क्या करता है? नेक्स्ट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इसमें स्टोर होता है। ठीक है, किसमें? पीसी रजिस्टर के अंदर, जो कि परफॉर्म होगा। ठीक है, उसका एड्रेस है वो जो स्टोर हो जाता है पीसी रजिस्टर के अंदर। ठीक है, और ये करंटली एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन का एड्रेस भी स्टोर करवाता है। ठीक है, इसका काम क्या है? एड्रेस स्टोर करवाने का। ठीक है, पीसी रजिस्टर का बेसिकली। अब नेक्स्ट आता है नेटिव मेथड स्टैक। दे स्टोर नेटिव मेथड इंफॉर्मेशन, सेपरेट मेथड आर क्रिएटेड फॉर ईच थ्रेड। देखिए नेटिव मेथड का काम क्या है? नेटिव मेथड के अंदर नेटिव मेथड ही स्टोर होते हैं बेसिकली। अब नेटिव मेथड होते क्या? नेटिव मेथड एप्लीकेशन में उपयोग किए जाने वाले सभी बेसिक मेथड नेटिव मेथड के अंदर होते हैं। ठीक है, सभी बेसिक मेथड जो भी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होंगे वो नेटिव मेथड में होते हैं। और सो गाइस अभी देखेंगे एग्जीक्यूशन इंजन क्या होता है। ठीक है ना, इट एग्जीक्यूट बाइट कोड allocated to the runtime data area. The engine reads and run bytecode
ठीक है। देखिए एग्जीक्यूशन इंजन क्या होता है, ये क्या करता है, रीड करता है और रन करता है किसको, बाइट कोड को, जो डॉट क्लास फाइल कंटेन करती है बाइट कोड। ठीक है। इसके दो सेक्शन होते हैं। सबसे पहला है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, देखिए, इट परफॉर्म फास्ट बाइट कोड रीडिंग बट स्लो एग्जीक्यूशन, इट हैज ड्रॉबैक एज फ्रेश इंटरप्रिटेशन आर रिक्वायर्ड अपॉन मल्टीपल टाइम इनिशिएशन ऑफ ए सिंगल मेथड। ठीक है। इंटरप्रेटर क्या है, देखिए इंटरप्रेटर क्या करता है, हर एक लाइन को रीड करता है और कंपाइल कराता है, लाइन बाय लाइन बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। बाय यूजिंग लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है तो इसमें क्या है, स्लो एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, इंटरप्रेटर के केस में। अब आगे देखते हैं हम जस्ट जे आई टी का फुल फॉर्म क्या है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ठीक है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर इज यूज्ड इन केस वेयर the engine find repeated code, it compiles bytecode into native code. Performance is enhanced as the converted native utilized for repeat calls। ठीक है। देखिए जीआईटी क्या होता है, जीआईटी क्या है, जीआरई का ही एक हिस्सा है और जेवीएम भी जीआरई का ही हिस्सा है वैसे बेसिकली। बट जीआईटी का मतलब है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को फास्ट बनाता है। ठीक है, फास्ट बनाता है। जीआईटी क्या करता है, इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी को। ठीक है। ये करता है इफ़िशिएंसी को और परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है जीआईटी। जो भी मेथड बार-बार एग्ज़ीक्यूट होते हैं, जीआईटी उनके बाइट कोड में रख लेता है और जब भी वो मेथड फिर से कॉल होता है तो वो डायरेक्टली उस बाइट कोड से कॉल कर लेता है। ठीक है। जीआईटी का काम क्या है, जो भी मेथड बार-बार कॉल हो रहे हैं, ठीक है, उनको एक बाइट कोड में रख लेगा और उसके बाद जब भी वो मेथड बार-बार यूज़ में आता है तो उसको वहाँ से वो कॉल कर लेगा जीआईटी। ये इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी को, ये इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी को, तो इसमें एग्जीक्यूशन, ठीक है, फास्ट होती है। और जो भी मेथड बार-बार कॉल होते हैं उनको हॉटस्पॉट भी कहते हैं। ठीक है, जो बार-बार कॉल होते हैं उनको हॉटस्पॉट भी कहते हैं। जो भी मेथड बार-बार कॉल होते हैं उन्हें यह नेटिव कोड में रख लेता है। ठीक है, जीआईटी। तो जीआईटी का यही काम है, जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं उनको रख लेता है, जिससे क्या है, परफॉर्मेंस और इसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इंटरमीडिएट कोड आता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या है, ये करता है जनरेट इंटरमीडिएट कोड। और कहेंगे इंटरमीडिएट कोड क्या है, इंटरमीडिएट कोड होता है जो ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर। ठीक है। इंटरमीडिएट कोड जो लाई करता है बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। इंटरमीडिएट कोड के अंदर काफ़ी तरह के फेसेस होते हैं जो कि बहुत डेप्थ का पार्ट है, बट क्या, इतना समझिए आप कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें कोड ऑप्टिमाइज़र। कोड ऑप्टिमाइज़र क्या करता है, कोड ऑप्टिमाइज़र क्या करता है, ऑप्टिमाइज़ेस जनरेटेड इंटरमीडिएट कोड। देखिए कोड ऑप्टिमाइज़र एक सिंथेसिस फेस है जो कि करने की कोशिश करता है इंटरमीडिएट इम्प्रूव करने की कोशिश करता है इंटरमीडिएट कोड को बाय यूजिंग लेस रिसोर्स। ठीक है, समझिए इसको। कोड ऑप्टिमाइज़र एक सिंथेसिस फेस है, ठीक है, जो कि इम्प्रूव करने की कोशिश करता है इंटरमीडिएट कोड को बाय यूजिंग लेस रिसोर्स सो दैट द फास्टर सो दैट द फास्टर फास्टर रनिंग मशीन कोड विल बी रिजल्ट। ठीक है। तो कोड ऑप्टिमाइज़र का इतना ही काम है। देन उसके बाद आता है टारगेट कोड जनरेटर, इट जनरेट नेटिव कोड। सिंपली टारगेट कोड जनरेटर क्या करता है, नेटिव कोड को जनरेट करता है। देखिए टारगेट कोड रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलेट करने के लिए इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जावा बाइट कोड को नेटिव मशीन कोड में। ठीक है, जिसे बिल्ट इन हार्डवेयर द्वारा कैरिड आउट किया जाता है। सिंपल 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 यही है इसकी डेफिनेशन कि जो टारगेट कोड जनरेटर होता है वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलेट करने के लिए इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जावा बाइट को नेटिव मशीन कोड के अंदर। टारगेट कोड का इतने काम है। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रोफाइलर। प्रोफाइलर क्या है, दिस कंपोनेंट डिटेक्ट इफ मेथड इज बीइंग कॉल्ड मल्टीपल मल्टीपल टाइम। ये प्रोफाइलर क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है कि जो मेथड है वो कॉल हो रहा है बार बार। ठीक है, मेथड प्रेजेंट है किसी क्लास के अंदर, ठीक है, वो बार बार कॉल हो रहा है कि नहीं, ये प्रोफाइलर का काम है। अब देखो अब नेक्स्ट आ जाता है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर तो आप सभी को ही पता है कि ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है अनरेफरेंस्ड जावा ऑब्जेक्ट एंड कलेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है गार्बेज कलेक्टर का।
ठीक है, यह एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो मैनेज करता है मेमोरी अलोकेशन और डिलोकेशन को किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो जावा प्रोग्राम में बनाया है। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, मेमोरी अलोकेट करता है और डिलोकेट करता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जावा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ये मेमोरी को यूटिलाइज करता है और इसको फ्री रखता है फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, जो भी जो भी यूज़ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको ये क्या करता है ऑटोमेटिकली हटा देता है। गार्बेज कलेक्टर का इतना ही काम है। ठीक है, तो जेआईटी का भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जेआईटी के अलावा देखिए एक और चीज़ आती है, जावा नेटिव इंटरफेस। ठीक है, एग्जीक्यूशन इंजन में एक और चीज़ आती है, जावा नेटिव इंटरफेस। ये क्या होता है देखिए, इसके बारे में बता देता हूँ। जावा नेटिव इंटरफेस एक तरह का फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड करता है इंटरफेस कम्युनिकेशन करने के लिए दूसरी एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, जावा जावा है जो वो यूज़ करता है JNI फ्रेमवर्क को, जो सेंड करता है आउटपुट कंसोल को इंटरेक्ट कराता है ओएस लाइब्रेरीज से। ठीक है, नेटिव इंटरफेस का काम यही है, ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड करता है इंटरफेस कम्युनिकेट करने के लिए दूसरी एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, जावा नेटिव इंटरफेस जो इसका एक पार्ट है एग्जीक्यूशन इंजन का। ठीक है, जो इस पीपीटी पे नहीं है बट मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट आता है जेआरई, लास्ट है स्लाइड इसमें जेआरई। ठीक है, जेआरई क्या है, जावा इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू दी जेआरई और जेवीएम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू दी जेआरई और जावा runtime through the Java runtime environment. It provides software tool for application development. JRE act as a runtime environment for JVM and consists libraries and additional file. ठीक है, बेसिकली क्या है, जो JVM है वो भी JRE का ही पार्ट है। ठीक है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, जीआरई के अंदर जावा के पैकेज और रन टाइम लाइब्रेरी होती हैं। ठीक है, जीआरई के अंदर जावा की पैकेज और रन टाइम लाइब्रेरीज होती हैं। बेसिकली जावा भी एक जेआरई का ही पार्ट है, जो मैंने आपको बता दिया है। जावा जेवीएम एक वर्चुअल मशीन है। ठीक है, जो भी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं हम किसी भी किसी भी प्रोग्राम में। ठीक है, जो भी लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट कराते हैं वो सब किस में प्रेजेंट होती है, जेआरई के अंदर। ठीक है, लाइब्रेरीज और पैकेज जो भी है वो सारे जेआरई के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ही आपका जेवीएम का आर्किटेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जेवीएम का आर्किटेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी डेली वीडियोज़ लाते रहें जावा से रिलेटेड। थैंक यू गाइस।